हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट। तो जब प्लांट्स होते हैं उन पे जब किसी दो तरह की स्ट्रेस होती है, एक होती है एबायोटिक स्ट्रेस और एक होती है बायोटिक स्ट्रेस। तो बायोटिक मीन्स क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिस स्ट्रेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। इन स्ट्रेसेस से क्या होता है? जब भी कोई प्लांट पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, वायरस हो गए, तो इनका जब अटैक होता है तो प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है, प्लांट की यील्ड भी कम होती है, कई बार जो है अल्टीमेटली प्लांट की डेथ भी हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ एबायोटिक स्ट्रेसेस भी होती हैं। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। तो नॉन लिविंग मीन्स जैसे टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सब एबायोटिक में आते हैं। तो जब भी किसी भी तरह की स्ट्रेस का, चाहे एबायोटिक हो या बायोटिक स्ट्रेस हो, उनका जब प्लांट पे अटैक होता है तो प्लांट में भी जो है कुछ पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स होते हैं, या फिर उनके अंदर क्या होता है कि मतलब उनका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है ताकि वो डिफेंस कर सके इन स्ट्रेसेस से। लेकिन कई बार क्या होता है, जब प्लांट की इम्यून सिस्टम भी वर्क नहीं कर पाता है तो फिर हमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट बनाने पड़ते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट। तो एबायोटिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? टेम्परेचर आ जाता है, कोल्ड टेम्परेचर, ड्राउट आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा। ये सारे क्या हैं? एबायोटिक स्ट्रेस हैं। तो जब भी ये इन सभी स्ट्रेसेस का अटैक होता है, इनमें से या किसी भी स्ट्रेस का अटैक होता है प्लांट्स में, तो प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, यील्ड पे इफेक्ट पड़ता है और अल्टीमेटली जो है कई बार डेथ हो जाती है प्लांट्स की। तो आज हमने इसी के बारे में डिस्कस करना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेसेस हैं उनका प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और उसके बाद हम जो है एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस कोई भी एबायोटिक स्ट्रेस हो सकती है जो कि प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट करती है, प्लांट की यील्ड को कम करती है। अब कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं? जैसे कि अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, या वाटर की कमी हो गई, ड्राउट कंडीशन हो गई हैं, एक्सेसिव सॉइल सैलिनिटी हो गई, यानी सॉइल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है, या फिर टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए, तो उससे भी प्लांट की ग्रोथ एंड यील्ड पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा ओजोन जो होता है उसकी वजह से भी जो है प्लांट की ग्रोथ पे अफेक्ट होता है। देन लो ऑक्सीजन, फाइटोटॉक्सिक कंपाउंड्स एंड टू मच और टू लिटल लाइट अगर मिलती है प्लांट्स को, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से प्लांट में स्ट्रेस होती है और जिसकी वजह से प्लांट की ओवरऑल जो ग्रोथ एंड यील्ड है उस पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस। अब कई बार क्या होता है कि कुछ स्ट्रेसेस होती हैं जिनको मैनेज करना इम्पॉसिबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल इनकी अकरेंस होती है। एक स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है लेवल ऑफ अनदर स्ट्रेस को। डिफरेंट रिस्पॉन्स रहेगा प्लांट का, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस दे रहे हैं सबके अगेंस्ट अलग अलग रिस्पॉन्स रहेगा। जो इफेक्ट जनरेटेड होता है वन एबायोटिक स्ट्रेस से, वो ओवरलैप हो जाता है अनदर स्ट्रेस से जो इफेक्ट होता है उसके साथ में। तो ये कुछ फीचर्स हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के। नेक्स्ट है कि प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कोई भी स्ट्रेस जब उन पे आती है। तो स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे जो हैं प्लांट रिस्पॉन्सेस ट्रिगर हो जाते हैं। उनमें है पहला कि जीन जो हैं उनका एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। दूसरा है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में चेंज हो जाता है। थर्ड है कि ग्रोथ रेट एंड यील्ड जो होती है प्लांट्स की उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब ये प्लांट का रिस्पॉन्स ही दिखाया हुआ है, इधर जो है फिगर में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेसेस दिखाई हैं। ओजोन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर है, फ्लड है, ड्राउट है, सॉल्ट है।
तो जब ये स्ट्रेसेस जो हैं प्लांट्स पे आती हैं तो प्लांट में कुछ फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इवेंट्स होते हैं और उनका जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो चेंज होता है एंड जो सिग्नल हमारा सिग्नलिंग है वो एक्टिव हो जाती है, सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। तो इस तरह से जो है एक कोई प्लांट रिस्पॉन्ड करता है। स्ट्रेस को कम करने के लिए या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं। पहला है अवॉइडेंस, कि जैसे ही प्लांट में कोई स्ट्रेस आती है तो वो उसके एक्सपोजर को जो है प्रिवेंट करता है। दूसरा है टॉलरेंस, कि प्लांट जो है उस स्ट्रेस कंडीशंस में भी विथस्टैंड रहे। थर्ड है एक्लिमेशन, एंड इसमें क्या होता है कि जो फिजियोलॉजी होती है, जैसे स्ट्रेस आई प्लांट को तो प्लांट स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में क्या करेगा, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर देगा। सबसे पहला जो एबायोटिक स्ट्रेस है वो है ड्राउट स्ट्रेस। ड्राउट स्ट्रेस क्या होता है, मॉइस्चर की स्केर्सिटी एंड जिसकी वजह से जो फुल एक्सप्रेशन है जेनेटिक यील्ड का वो नहीं हो पाता है प्लांट का, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्या क्या मैकेनिज़्म है ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए। पहला है ड्राउट एस्केप, तो इसमें क्या होगा कि अर्ली मेच्योर हो जाएंगे प्लांट्स। दूसरा है ड्राउट अवॉइडेंस, इसमें क्या होगा कि वाटर बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। एंड थर्ड है ड्राउट टॉलरेंस, इसमें क्या होगा कि चाहे वाटर पोटेंशियल लो है तब भी क्या होगा कि जो प्लांट की यील्ड है वो हाई रहेगी, क्योंकि टॉलरेंस हो गई है प्लांट में। क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं सेलुलर लेवल पे जब कोई ड्राउट जो स्ट्रेस होती है वो प्लांट में होती है, तो उसकी वजह से मेम्ब्रेन से जितनी ऑर्गेनेल्स हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं, उनके स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उनमें भी चेंज हो जाएगा। स्पेसिफिक mRNA का जो अमाउंट है उसमें चेंज हो जाएगा। ट्रांसलेशन का रेट जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा प्रेशर डिफरेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेल वॉल वो भी सेल एक्सपेंशन को अफेक्ट कर रहा होगा, या फिर इन सब का कम्बिनेशन हो जाएगा। अब मॉर्फोलॉजिकली क्या अफेक्ट होते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए। अर्लीनेस, टिल्टरिंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी प्लांट की, लीफ रोल करना स्टार्ट कर देंगे, फोल्ड हो जाएंगे या शेड हो जाएंगे। जो लीफ का एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा ड्राउट की वजह से। नैरो लीफ हो जाएंगे तब वो रेजिस्टेंस शो करेंगे, या लीफ एंगल चेंज हो जाएगा। हेरीनेस हो जाएगी, लीव्स का कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन की बजाय जो है वो येलो की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। वैक्स कोटिंग, इससे भी रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है। एंड रूट सिस्टम। फिजियोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं जब ड्राउट स्ट्रेस होती है, तो फोटोसिंथेटिक जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि ऑर्गेनेल्स डैमेज हो जाती है, उनमें चेंज हो जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है। सेकेंड है कि जो ट्रांसपिरेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड रेस्पिरेशन का जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाएगा। स्टोमेटा का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। बायोकेमिकल क्या चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे कंपैटिबल जो सोल्यूट्स होते हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो अकुमुलेट हो जाते हैं। एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन हार्मोन जो है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एक्टिविटी में भी चेंजेस आते हैं। क्या क्या सोर्सेज होते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस के लिए, क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। या तो हम कल्टीवेटिव वैराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनके अंदर ऐसा रेजिस्टेंस जीन हो या ट्रांसजीन्स हो, जैसे कि रैब है वो रिस्पॉन्स करता है एब्सिसिक एसिड के टाइम पे और राइस में। इसी तरह से जो है वाइल्ड रिलेटिव अवेलेबल हों, क्योंकि वो उनमें रेजिस्टेंस पहले से ही होती है, तो ये सोर्स हो सकते हैं ड्राउट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए। फिर अभी जो हम ऑस्मोलाइट्स की बात कर रहे थे, कंपैटिबल सोल्यूट्स की बात कर रहे थे, तो ऑस्मैटिक एडजस्टमेंट से भी जो है ड्राउट रेजिस्टेंस आती है। जैसे ही डिहाइड्रेशन होती है तो बहुत सारे कंपैटिबल सोल्यूट्स अकुमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के लिए, या फिर फ्री रेडिकल का रिमूवल करने के लिए, या वाटर रिटेंशन के लिए। तो इनमें कौन से हैं वो ऑस्मोलाइट्स, प्रोलीन है, ग्लाइसिन बिटाइन है, मैनिटोल है, ऑस्मोटीन है एंड डी पिनेटॉल है। तो ये अकुमुलेट होना स्टार्ट कर देते हैं। लिमिटेशंस, जो जेनेटिकली रेजिस्टेंट वैरायटी होती है उनकी यील्ड जो है वो लो होती है, उनमें अडेप्टिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ड्राउट रेजिस्टेंस जीन जो है कई बार अनडिज़ायरेबल जीन, जो हमें जिनकी नीड भी नहीं होती है, उनके साथ में लिंक्ड होते हैं। ड्राउट रेजिस्टेंस ट्रेट जो है कई बार यील्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं, और जब हम जो रेजिस्टेंस जीन को ट्रांसफ़र करते हैं वाइल्ड टाइप से, तो वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं।
एंड इस तरह से जो है अगर हम कंट्रोल्ड मॉइस्चर स्ट्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अब अचीवमेंट्स क्या हैं। ड्राउट रेजिस्टेंस जो वैरायटी बनाई गई हैं अलग अलग मतलब कि प्लांट्स में, जैसे राइस में आकाशी, बाला एंड IRS बनाई गई है। बारले में करण 280 के नाम से बनाई गई है। ड्यूरम वीट में गुलाब, मोतिया, जय एंड विजय के नाम से है। ग्राउंड नट में है ज्योति, DS3210। शुगर केन में है CO1148, CO1158 एंड CO997। मेज में है अर्ली ट्रायम्फ एंड सिल्वर क्रीम एंड पोटैटो में है रीला एंड वाइकिंग। तो ये सारी जितनी भी वैरायटी हैं ये ड्राउट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप की गई हैं इंडिया में। नेक्स्ट जो एबायोटिक स्ट्रेस है वो हमारे पास आती है सॉल्ट टॉलरेंस। कई बार क्या होता है कि जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या होता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब उस सॉइल के अंदर जब प्लांट्स को ग्रो करवाया जाएगा तो उनकी ग्रोथ पे, यील्ड पे अफेक्ट पड़ता है। टॉलरेंस क्या होता है, एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रिवेंट, रिड्यूस और ओवरकम द इंजीरियस इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट इन देयर रूट जॉन। तो जो भी डिलीशियस मतलब इंजीरियस इफेक्ट होते हैं उनसे प्रिवेंट करना या उनको रिड्यूस करना या ओवरकम करना, इस एबिलिटी को हम बोलते हैं सॉल्ट टॉलरेंस। सॉलिनिटी को दो तरीके से ओवरकम किया जा सकता है। पहला है सॉयल रिक्लेमेशन, जो कि एक कॉस्टली मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है एंड शॉर्ट लिव मेथड है। दूसरा है कि हम रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर दें। ये लेस कॉस्टली मेथड है, मोर इफेक्टिव है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, लेकिन इनको डेवलप करने के लिए लॉन्ग टाइम चाहिए, लॉन्ग पीरियड चाहिए। अब प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सॉल्ट के लिए, तो लैंड रेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा टॉलरेंट होती हैं सॉल्ट के लिए एज़ कम्पेयर टू हाई यील्डिंग वैराइटीज़। सॉल्ट टॉलरेंस कैपेसिटी हर एक स्पीसीज टू स्पीसीज डिफ़र करेगी एंड डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं सॉलिनिटी के लिए। क्लासिफिकेशन की गई है प्लांट की सॉल्ट टॉलरेंस के बेसिस पे कि कौन कितना टॉलरेट कर सकता है। हाईली टॉलरेंट क्रॉप्स जो हैं जो कि सॉल्ट कंडीशन में भी ग्रो कर जाती हैं उनमें आते हैं शुगर बीट, बार्ले, कॉटन, डेट पाम, एस्पैरागस। एंड मॉडरेटली टॉलरेंट में आते हैं बार्ले, राइस, सोरगम, वीट, साफ्लावर एंड सोयाबीन। देन मॉडरेटली सेंसिटिव यानी कि जो थोड़े से सेंसिटिव हैं वो है राइस, कॉर्न, फॉक्सटेल मिलेट, काउपी, पीनट, शुगर केन, टमाटो, पोटैटो, रेडिश एंड कैबेज। एंड जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर सकते हैं सॉल्ट में, वो हैं सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, मेलन, पी, कैरेट, ओकरा एंड अनियन। क्या सिम्टम होंगे जब सॉल्ट स्ट्रेस आएगी, तो प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम डेवलप होंगे। एक तो ग्रोथ रुक जाएगी, दूसरा है नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, लीफ ऑब्सेशन होगा, टर्जिडिटी का लॉस हो जाएगा एंड अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। क्या मैकेनिज़्म है सॉल्ट टॉलरेंस के लिए। सॉल्ट टॉलरेंस, अगर जब सॉल्ट का अकुमुलेशन हो जाता है सेल्स में या ग्लैंड्स में या रूट्स में, तो हैलोफाइट क्या करते हैं, ये आयन अकुमुलेशन मैकेनिज़्म के थ्रू जो है अपना टॉलरेंस शो करते हैं। सॉल्ट अवॉइडेंस ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या होगा कि मतलब अवॉइड किया जाएगा एक तरह से। तो ग्लाइकोफाइट्स जो होते हैं, जो नॉन हैलोफाइट होते हैं, वो रेजिस्टेंस कैसे शो करते हैं, बाय द अवॉइडेंस मैकेनिज़्म। इसमें एग्जांपल आता है बार्ले का। अगर हम कुछ ऐसे भी जीन्स भी होते हैं जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर हम उनका ओवर एक्सप्रेशन कराएं तो भी सॉल्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। तो इसी तरह से राइस के अंदर ATNHX1 जो जीन था उसका अमाउंट इंक्रीज़ किया गया तो सॉल्ट टॉलरेंस जो है देखने को मिली। इसी तरह से मेज में, टोबैको में और कॉटन में, वीट में भी बहुत सारे जीन का ओवर एक्सप्रेशन किया गया है और सॉल्ट टॉलरेंट जो है रेजिस्टेंट वैरायटी बनाई गई है। नेक्स्ट है कि ब्रीडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करें। ब्रीडिंग जो होती है वो यील्ड हाई देती है और यहाँ पे सॉल्ट रेजिस्टेंस के लिए भी हम क्रॉसिंग कर सकते हैं। हम ऐसे जो वैरायटी हैं वो चूज़ कर सकते हैं जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंट हो और फिर उनको जो है सेंसिटिव के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। देन स्क्रीनिंग टेक्निक होती है, इसमें सैंड कल्चर आता है जिसको हम मतलब यूज़ यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन इन सैंड एंड इरिगेशन करते हैं सलाइन वाटर से। सोल्यूशन कल्चर दूसरा मेथड है सोल्यूशन कल्चर बाय यूजिंग सोल्यूशन कल्चर टैंक। एंड थर्ड है कि इसमें छोटे छोटे प्लॉट्स बनाते हैं।
यहाँ पे सॉल्ट रेजिस्टेंस जो वैरायटी डेवलप की गई हैं और जो अचीवमेंट्स मिली हैं इंडिया में, राइस में मिली है मोहन, पोकाली, SR23B, SR26B, CSR2, 3 एंड 6। जो ये CSR है वो CSRI के नाम पे पड़ा हुआ है। तो जिस इंस्टीट्यूट में इन वैरायटी को डेवलप किया जाता है उनके नाम पे इनका नाम पड़ जाता है। ये करनाल में है। एंड अनियन हिसार 2, ये जैसे पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप की है। PB सिलेक्शन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। देन खर्चिया करना 92। ओखरा जो है वो पूसा सावनी। तो पूसा जो है IRI इंस्टीट्यूट है। तो जहाँ पे भी जो वैरायटी डेवलप की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया जाता है। बारले इसमें रत्ना के नाम से है, RS16, करण 18, 1992। शुगर केन में है CO7717, CO1148 एंड BO91। COB जो है ये एक साउथ इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है, उनके नाम के बेसिस पे है। थर्ड जो हमारे पास एबायोटिक स्ट्रेस है वो है कोल्ड टॉलरेंस। तो इसमें दो आती हैं, पहला आता है चिलिंग एंड दूसरा आता है फ्रीजिंग। चिलिंग कब होती है? जब टेम्परेचर जो है वो अबव फ्रीजिंग होता है, यानी ग्रेटर दैन 0 to 10 to 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फ्रीजिंग कब होती है? जब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है, यानी लेस दैन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चिलिंग रेजिस्टेंस, चिलिंग जो सेंसिटिव प्लांट होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं। और टेम्परेट प्लांट जो होते हैं वो चिलिंग इंजरी को टॉलरेट कर सकते हैं। चिलिंग का क्या इफेक्ट होता है प्लांट पे? इससे जर्मिनेशन रिड्यूस हो जाती है, सीडलिंग पुअर एस्टेब्लिशमेंट होता है उनका, ग्रोथ रुक जाती है, विल्टिंग हो जाती है, नेक्रोसिस, क्लोरोसिस, पोलन स्टेराइल हो जाते हैं, पुअर सीड फॉर्मेशन होता है, ओपन जो स्टेमेटा थे वो लॉक हो जाते हैं एंड ABA का अकुमुलेशन हो जाता है। अगर हम सब सेलुलर लेवल पे देखें तो क्या चेंजेस आते हैं? मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, क्लोरोफिल सिंथेसिस पुअर होती है, फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है एंड H2O2 फॉर्मेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो जाती है। चिलिंग टॉलरेंस मैकेनिज्म में क्या क्या चीज़ें हैं? हम चिलिंग के अगेंस्ट टॉलरेंस कैसे डेवलप कर सकते हैं? मेम्ब्रेन में लिपिड अनसेचुरेशन कर दिया जाए, अगर सेंसिटिविटी जो है फोटोसिंथेसिस की उसको रिड्यूस कर दिया जाए, क्लोरोफिल का अकुमुलेशन इंक्रीज़ कर दिया जाए, जर्मिनेशन इम्प्रूव की जाए और जो पोलन है उनकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ किया जाए। तो इस तरह से जो है टॉलरेंस मैकेनिज़्म डेवलप कर सकते हैं। देन सोर्स क्या है चिलिंग टॉलरेंस के? एक तो है कि जर्मप्लाज्म, या फिर हम ऐसे म्यूटेंट बना दें जिससे कि कोल्ड टॉलरेंस डेवलप हो जाए, या फिर कोल्ड टॉलरेंट जो टिश्यू कल्चर के थ्रू सोमाक्लोन वेरिएंट बनते हैं उनमें भी जो हैं कुछ चिलिंग टॉलरेंट वाले प्लांट हो सकते हैं, या फिर जो वाइल्ड स्पेसीज़ हैं उनसे आप जो है टॉलरेंट वाले चीज़ ले सकते हैं। फ्रीजिंग रेजिस्टेंट, फ्रीजिंग क्या मतलब? जो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस था, जब इसमें क्या होता है, या तो वाटर जो होता है प्लांट्स के अंदर और जब 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो उन्हें टेम्परेचर मिलता है तो दो चीज़ें होती है, या तो आइस की फॉर्मेशन हो जाता है या सुपर कूल होता है, मतलब जिसमें आइस नहीं बनती है। तो फ्रीजिंग स्ट्रेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं कि आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी इंट्रासेलुलर, जो कि लीथल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, जिससे जो सेमी परमेबल प्रॉपर्टी थी कि कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते थे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लॉस हो जाएगा। एंड सल्यूट का लॉस हो सकता है सेल से, और सेल जो हैं वो प्लाज्मोलाइज भी हो सकते हैं इवन आफ्टर, अगर हम उनको थो कर दें। थोइंग का मतलब क्या होता है कि जब हम फ्रीजिंग से नॉर्मल टेम्परेचर में किसी भी चीज़ को लाते हैं तो थोइंग के बाद में भी वो क्या रहेंगे? प्लाज्मोलाइज। देन सुपर कूलिंग, सुपर कूलिंग में क्या होता है कि हम वाटर को कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन जब हम कूल करते हैं तो इसमें आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं होती है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर कूलिंग। तो जो प्लांट्स को -1 to -15 डिग्री तक कूल किया जाता है, क्योंकि जो इंटरनल आइस न्यूक्लिएटर होते हैं वो इस टाइम पे पॉसिबल है कि एब्सेंट होंगे। एंड देन मैकेनिज़्म में अगर हम देखें फ्रीजिंग रेजिस्टेंस के, तो पहला है फ्रीजिंग अवॉइडेंस। अवॉइड मतलब कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को अवॉइड करना, वो बने ही ना। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? अगर आइस न्यूक्लिएटर एब्सेंट हो, सेल साइज स्मॉल हो, कोई इंट्रासेलुलर स्पेसिस ना हो तो भी जो है आइस नहीं बनेगी, मॉइस्चर कंटेंट इतना कम हो कि आइस ना बन पाए, और बैरियर हो अगेंस्ट द एक्सटर्नल न्यूक्लिएटर। देन फ्रीजिंग टॉलरेंस,
इसमें एबिलिटी होती है प्लांट की कि वो जब क्रिस्टल मतलब आइस फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेटेड होती है उस कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं और आफ्टर थ्रोइंग जो है वो रीग्रो कर जाते हैं। क्या कंपोनेंट है फ्यूजिंग टॉलरेंस के लिए कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट हो जाए, जो वाटर है अमाउंट वाटर उसका अमाउंट चेंज होता रहे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाए, सेलुलर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में चेंज हो जाए और कुछ कोल्ड रिस्पॉन्सिव जो प्रोटीन है जैसे ABA वगैरह उनका जो है मतलब सिंथेसिस होती रहे। क्या क्या जेनेटिक रिसोर्स हो सकते हैं फ्रीजिंग टॉलरेंस के लिए कि जर्मप्लाज्म लाइन जो अवेलेबल हैं या फिर म्यूटेशन कर दी जाए, इंड्यूस का तो होता है म्यूटेशन को कराना, और या फिर कुछ वाइल्ड स्पीसीज़ हैं, वीट हो गया, ओट्स हो गए, राई हो गया, या फिर कोई ऐसा एंटी फ्रीज जो प्रोटीन जीन है वो केमिकली सिंथेसाइज किया जाए या उसको ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे ALA3 था वो टोबैको में ट्रांसफ़र किया गया था, तो फ्रीजिंग टॉलरेंस देखने को मिली। लास्ट जो एबायोटिक स्ट्रेस है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों होती है क्योंकि इस टाइम पे जो है एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ बनते हैं और ये एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो हैं वो सेल्स को किल करते हैं या डैमेज करते हैं। कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जिनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकती है? एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन में जो है अमाउंट ऑफ ओजोन इंक्रीज़ हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी। ऑक्सीडेटिव फॉर्मिंग हर्बिसाइड जो होते हैं जैसे पैराक्वाट, डाइक्लोराइड, हैवी मेटल की प्रेजेंस में, ड्राउट, हीट एंड कोल्ड स्ट्रेस में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, बाउंडिंग में, UV लाइट में या इंटेंस लाइट जो कि फोटो इनहिबिशन कर रही होती है। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ जो हैं ये कब फॉर्म होते हैं? जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है या इनकम्प्लीट रिडक्शन होती है ऑक्सीजन की, तो ये बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। इसमें एग्जांपल कौन कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड है एंड सुपर ऑक्साइड अनायन है, हाइड्रोक्सिल एंड परहाइड्रोक्सिल रेडिकल है एंड सिंगलेट ऑक्सीजन है। अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है ओजोन का प्लांट्स पे? एक तो इससे फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाता है, लीफ इंजरी हो जाती है, जो ग्रोथ है शूट एंड रूट की वो रिड्यूस हो जाती है, सेनिसेंस से रिलेटेड हो जाती है, क्रॉप की ईल्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओजोन क्या डैमेज करती है इसके अलावा? आयन ट्रांसपोर्ट को, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज हो जाती है, प्रोटॉन पंप एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कोलैप्स कर जाती है, कैल्शियम का अपटेक बढ़ जाता है एपोप्लाज्म से एंड ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है बायोमोलिक्यूल्स को। तो रेजिस्टेंस कैसे डेवलप की जाती है? तो या तो अवॉइडेंस या टॉलरेंस मैकेनिज्म से। अवॉइडेंस में क्या होगा कि यहाँ पे स्टोमेटो को क्लोज़ कर दिया जाएगा जिस साइड से ओजोन एंटर करता है प्लांट में, या टॉलरेंस में क्या होगा कि ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देंगे और रिपेयर मैकेनिज्म को भी। एंटीऑक्सीडेंट में क्या होगा कि कुछ एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा, जैसे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का, अस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज का एंड ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल की डिटॉक्सिफिकेशन होगा या फ्री रेडिकल जो है अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिमूव हो जाएंगे। तो ये दो मैकेनिज्म के थ्रू जो है ओजोन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। सैलिसिलिक एसिड एंड इथाइलिन, जब ओजोन का एक्सपोजर होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इससे जो है फिर किसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है? सैलिसिलिक एसिड का। और सैलिसिलिक एसिड जो है वो इनकोड करते हैं बहुत सारे, मतलब इससे जो है नंबर ऑफ़ ट्रांसक्रिप्ट का इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो किसको इनकोड करते हैं? डिफेंस रिलेटेड सेकेंडरी मेटाबोलाइट को। यानी ऐसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? फाइटोलेक्सिन है इसमें, लिग्निन, कैलोज, एक्सटेंसिन्स या पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन्स हैं जिसमें आता है बीटा ग्लूकेनेज, काइटिनेज, ग्लूटाथाइन एस्ट्रास्पेरेज एंड फिनाइलिन अमोनिया लाइएज। इथाइलिन की प्रोडक्शन को भी अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो इससे ACC सिंथेज एंड ACC ऑक्सीडेज जीन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो इथाइलिन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये भी एक अनदर मेथड है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के टाइम पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस का वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल।